सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडर। अब यहाँ पे कोलाइड के बेटा क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमें यहाँ पे समझना है। तो देखो पहले कह रहे हैं अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड क्या होता है बेटा? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब अगर आपको बेटा लास्ट क्लास का याद हो तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो कोलाइड होता है ना वो ऐसा सब्सटेंस मतलब वो ऐसा सॉल्यूशन होता है या वो ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें पानी और मिल्क, पानी के अंदर मिल्क डिसॉल्व हो जाता है और उसके पार्टिकल भी बेटा स्मॉल हो जाते हैं, लेकिन स्टिल वो होमोजीनियस ना होकर वो हेट्रोजीनियस है। उसका रीजन हमने लास्ट क्लास में बेटा कवर किया था, क्योंकि जो मिल्क के पार्टिकल है ना बेटा वो छोटे तो हो जाते हैं बट वो इतने भी छोटे नहीं होते कि वहां से लाइट स्कैटर ना हो सके। क्योंकि वहां से लाइट स्कैटर हो जाती है इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। फिर आगे हमने देखा बेटा द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आईज। कह रहे यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होता है बेटा वो इतना छोटा होता है कि इंडिविजुअली हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन कलेक्टिवली देख सकते हैं। कलेक्टिवली देख सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं देख सकते लेकिन कलेक्टिवली देख सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो बेटा, जैसे अगर आप पानी के अंदर मिल्क को मिलाते हो तो मिल्क उसके अंदर घुल जाएगा, लेकिन पानी का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? वो मिल्की हो जाएगा, वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो आप इंडिविजुअली तो उस पार्टिकल को नहीं देख पाओगे, लेकिन क्योंकि वो सारे पार्टिकल उस समय कलेक्टिवली आ रखे हैं तो आपको वहां पे कलर जो है पानी का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों? तभी तो वो मिल्की है। या इसी तरीके से अगर आप एक एग्जांपल लो, वाटर और इंक को बेटा आप ऐड करते हो तो पानी के अंदर अगर आप इंक डालते हो, लेट्स से ब्लू कलर की आपने इंक डाली तो वो पानी, या ब्लू कलर का ना डाल के लेट्स से रेड कलर लेते हैं, तो आपने रेड कलर की इंक डाली तो वो पानी पूरा का पूरा रेड हो गया। तो रेड हो गया, आप अपनी नेकेड आई से देख तो पा रहे हो उसको रेड हुए को, लेकिन वो इसलिए देख पा रहे हो बेटा क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल है ना वो कलेक्टिवली दिख रहे हैं आपको। अगर वो इंडिविजुअली दिखेंगे ना तो शायद आप नहीं देख पाओगे उसको अपनी नेकेड आई से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल कलेक्टिवली नजर आ रहे हैं इसलिए आप उसको अपनी नेकेड आई से देख पा रहे हो, क्योंकि आपको उसका कलर चेंज होता है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको रीड कर लो। कह रहे द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहो तो इंडिविजुअली नहीं देख सकते हो, लेकिन कलेक्टिवली देखना चाहो तो आपको इजिली वो दिख जाएगा जैसे आप पानी के अंदर इंक डालोगे, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया। तो यही तो बेटा उसका आपका पार्टिकल्स है जो दिख रहे हैं आपको कलर चेंज होके। फिर क्या बोल रहे बेटा? कह रहे कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। कह रहे यहाँ पे जो कोलाइड्स है बेटा वो इतने भी छोटे पार्टिकल्स नहीं है कि वो वहां पे लाइट को स्कैटर ना कर सके, यानी कि यहां से लाइट स्कैटर होगी और आपको उस सॉल्यूशन में से लाइट पास होते हुए भी नजर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है बेटा दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी कि अगर आप पानी के अंदर मिल्क मिला देते हो बेटा या इंक मिला देते हो और फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो क्या वो सेटल डाउन हो जाती है? क्या वो इंक नीचे बैठ जाती है या क्या वो पानी नीचे सेटल डाउन हो जाता है? तो आंसर है नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जबकि सस्पेंशन में हो जाता था, सस्पेंशन के अंदर हो जाता था। अगर आप सस्पेंशन का मतलब अगर आप पानी के अंदर इंक मिला सैंड मिला देते हो तो सैंड को अगर आप छोड़ देते हो, मतलब उस सॉल्यूशन को आप छोड़ देते हो थोड़ी देर के लिए, तो वो जो सैंड है वो नीचे जाके बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? कोलाइड की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या आ रही है? दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर आप इनको फिल्ट्रेशन के बेसिस पे अलग करना चाहो, यानी कि अगर आप पानी और वाटर को पानी और मिल्क को अगर आप मिक्स करके फिर फिल्टर करते हो तो यहां पे मिल्क और वाटर सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रिफिकेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन अगर आप सेंट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस करते हो, इसको सेपरेट करने का ये एक टेक्निक है बेटा, एक स्पेशल टेक्निक है, अगर आप इस प्रोसेस से करते हो तो यस यहां पे कोलाइडल पार्टिकल्स जो है सेपरेट हो सकते हैं। बट यहां पे ये सेंट्रिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है ये अब हमें यहां पे रीड नहीं करना, यहां पे हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके पास जो ये सेपरेशन वाले टॉपिक्स है बेटा वो डिलीट हो चुके हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब यहां पे और क्या बोल रहा है बेटा, इनको अब हमें यहां पे समझना है। इसको समझने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो आपने एक चीज पढ़ी थी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किन दो चीजों से बनता था बेटा? सॉल्यूशन बनता था सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, इन्हीं दो चीजों से बनता था। जहां पे सॉल्यूट क्या होता था बेटा? ये वो होता था जिसकी क्वांटिटी लेसर होती थी, यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम होती थी, और सॉल्वेंट वो होता था बेटा जिसकी क्वांटिटी लार्ज होती थी। जैसे कि अगर आप देखो वाटर सॉल्यूशन अगर मैं यहां पे बेटा शुगर सॉल्यूशन बनाता हूं, शुगर सॉल्यूशन
या शुगर सॉल्यूशन ना लेके लेमनेड बनाता हूं बेटा, लेमनेड एक सॉल्यूशन है ना, तो लेमनेड में बेटा पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है और लेमन की क्वांटिटी कम होती है। तो क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए पानी को हम सॉल्वेंट बोलते थे, जबकि लेमन की क्वांटिटी कम है तो इसलिए हम इसको सॉल्यूट बोलते थे, सॉल्यूट। अब ये चीज हमारे पास कोलाइडल में भी है बेटा। कोलाइडल भी दो चीजों से बनता है, दो कंपोनेंट से बनता है। जिससे सॉल्यूशन बनता है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, वैसे कोलाइडल भी बेटा आपके दो कंपोनेंट से बनता है, जिसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेस। तो अब क्या है बेटा ये दोनों चीजें, इसको हम यहां पे रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहां पे कह रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन किन दो चीजों से बन रहा है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है बेटा आपका डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम से। जैसे सॉल्यूशन दो चीजों से बनता था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वैसे यहां पे ये किन दो चीजों से बनता है, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोल रहे हैं, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइडल फॉर्म द डिस्पर्स फेस। अब इसमें से कौन आपका सॉल्यूट की तरह काम करता है और कौन आपका सॉल्वेंट की तरह काम करता है, तो जो डिस्पर्स फेज है ना बेटा आपका, ये सॉल्यूट है, यानी कि इसकी क्वांटिटी कम होगी। And the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium। और dispersed phase जिसके अंदर suspend होगा, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसको dispersing medium भी बोलते हैं। यानी कि ये solvent है आपका, ये आपका solvent है। तो दो component इसके अंदर आपके आ रहे हैं, एक dispersed medium, एक dispersed phase और एक dispersing medium। और डिस्पर्स फेज जो है ये सॉल्यूट बन के काम करेगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी कम होगी, और डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका ये सॉल्वेंट बन के काम करेगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। फिर कह रहे हैं कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। अब देखो जो कोलाइड्स होते हैं ना बेटा, इसके बड़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसका टेबल आपको नीचे दे रखा है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। कह रहे कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। जो कोलाइड्स होता है बेटा, हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इसको बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेस। डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेस की क्या स्टेट होगा, यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, या डिस्पर्स फेस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, उसके हिसाब से जो कोलाइड बनेगा वो किस टाइप का कोलाइड होगा, वो अब हमें यहां पे जानना है। तो आपको नीचे बेटा एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स बेटा आपको यहां पे याद कर लेने हैं। ये टेबल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, यहां से आपके पास एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखो ध्यान से, डिस्पर्स फेज होता है आपकी जिसकी क्वांटिटी लेस होती है, और डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया बेटा आपका यस बेटा जिसकी क्वांटिटी आपकी लार्ज होती है, यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर लेसर क्वांटिटी वाला लिक्विड है और लार्ज क्वांटिटी वाला गैस है, तो उस टाइप उससे जो कोलाइडल बनेगा ना बेटा, वो आपका एरोसोल होता है। उस कोलाइडल के टाइप को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। अब आपको यहां पे याद रखना है, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि अगर डिस्पर्स फेज जो है वो लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो आपका गैस है, तो बताओ ये किस टाइप का कोलाइडल होगा, ये किस टाइप का कोलाइडल होगा, ये आपसे वो पूछेगा। तो इसका और ऑप्शन दे देगा आपको एरोसोल, फोम, इमल्जन, सोल या जेल या सॉलिड सोल, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि ये किस टाइप का होगा बेटा, एरोसोल होगा। अगेन जिसकी क्वांटिटी कम होती है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है अगर वो गैसियस फॉर्म में है, तो इससे जो कोलाइड बनेगा वो एरोसोल बोला जाएगा। उसका टाइप है, मतलब कि एरोसोल कोलाइड के टाइप है, यानी कि एरोसोल उसका टाइप है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। तो ये किस टाइप का बेटा, ये एरोसोल टाइप का कोलाइड है। और इसको जैसे फॉग है, तो फॉग जिस तरीके से भी बनती है, तो उसमें लेसर क्वांटिटी जो होगी वो लिक्विड फॉर्म की होगी, और मैक्सिमम क्वांटिटी जो होगी वो गैसियस फॉर्म की होगी। उसी से यहां पे फॉग बनता होगा, और ये किस नेचर का बेटा, एरोसोल नेचर का। इसी तरीके से अगर आपका लेसर क्वांटिटी वाला सॉलिड है और लार्ज क्वांटिटी वाला गैस है, तो उसको एरोसोल ही बोलते हैं। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपकी लेसर क्वांटिटी चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, और लार्ज क्वांटिटी दोनों केस में गैस ही होनी चाहिए, तो उससे जो कोलाइडल निकलता है वो आपका एरोसोल टाइप का होता है दोनों ही केस में। अब आपको याद रख लेना है, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि मैक्सिमम अगर गैस होता है, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी अगर गैस की होती है और मिनिमम क्वांटिटी लिक्विड या सॉलिड की होती है, तो वो हमेशा आपका एरोसोल ही होगा।
याद रख लेना बेटा, इसको याद रखना आप ही को ही है। और एग्जांपल्स भी याद रखने, जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि जो हमारी व्हीकल्स होते हैं बेटा उसमें जो पीछे से धुआं निकलता है, तो ये सब हो गया, ये सब आपका इसी एरोसोल नेचर का होता है। अगला देखते हैं, अगर आपकी बेटा लेसर क्वांटिटी गैस की है और मैक्सिमम क्वांटिटी लिक्विड की है तो उससे बनता है फॉर्म। जैसे शेविंग क्रीम आपने देखा होगा ना, आपके पेरेंट्स होते हैं बेटा, पेरेंट्स जैसे फादर होंगे, तो फादर आपके जो है अपने घर पे हो सकता है कि वो शेव करते हो, या अगर मार्केट में जाते हो मतलब सैलून वगैरह में, तो आपने देखा होगा बेटा शेव करते हैं तो उस पर शेविंग क्रीम लगाते हैं वो, तो वो फॉर्म होती है। ठीक है, वो कैसे बनती है, उसमें जिसकी भी कम क्वांटिटी होती है वो गैशियस नेचर का होता है और जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है वो लिक्विड नेचर का होता है। इसी तरीके से अगर दोनों ही लिक्विड लिक्विड है बेटा, दोनों ही लिक्विड लिक्विड है तो फिर वो इमल्जन होगा। जैसे कि मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, तो ये हो गया आपका यहां पे इमल्जन। इसी तरीके से अगर आपका कम वाला सॉलिड है और ज्यादा वाला लिक्विड है तो वो सोल कहलाएगा। फिर अगर आपका कम वाला गैस है और ज्यादा वाला सॉलिड है तो वो अगेन फॉर्म। अब यहां पे फॉर्म के दो आगे बेटा, ध्यान से देखो, फॉर्म के आपके पास दो आगे। इसको याद रखने का तरीका क्या है, दोनों ही कम वाले गैस है, दोनों ही लेसर वाले गैस है, और लार्जर क्वांटिटी वाले या तो लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा, लेकिन रिजल्ट दोनों ही केस में क्या निकलेगा बेटा, फॉर्म निकलेगा। तो ये आपको याद रख लेना, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल अलग अलग है बेटा, एग्जाम्पल अलग अलग है क्योंकि रिजल्ट तो अलग, भले ही उसको फॉर्म टाइप बोला जा रहा है बट जो रिजल्ट निकलेगा वो तो बेटा अलग अलग ही निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कहो कि दोनों का जो एग्जाम्पल्स होंगे वो सेम ही होंगे, ऑब्वियसली एग्जाम्पल सेम नहीं होंगे, टाइप है। ठीक है, एग्जाम्पल तो अलग अलग ही होंगे। इसी तरीके से अगर आपका कम लिक्विड है और ज्यादा सॉलिड है तो वो जेल निकलेगा, जेल टाइप का कोलाइड बनेगा, जैसे जेली चीज एक्सेट्रा। ऐसे सॉलिड और सॉलिड अगर होगा बेटा तो वो सॉलिड सोल कहलाएगा, जैसे कि आपका कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास एक्सेट्रा। अब ये पूरा का पूरा टेबल बेटा आपको याद रख लेना है, जिसमें आपके पास कोलाइड्स के टाइप है बेटा जो आपको अच्छे से आने चाहिए, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या है बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं सारी बातों को। उससे पहले जल्दी से बेटा मैं आपको सॉल्यूशन को रिकॉल करता हूं। सॉल्यूशन किन दो चीजों से बनता है बेटा, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी कि सॉल्यूट वो होता है जिसकी लेसर क्वांटिटी हो जाएगी और सॉल्वेंट वो हो जाएगा बेटा जिसकी लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखते हैं इससे क्या चीज ये बताना चाह रहे हैं। देखो क्या लिखा है, कह रहा है इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है अगर आप पीछे वाली एक्टिविटी देखोगे ना तो उसमें जो ग्रुप ए था और ग्रुप बी था उनके जो सॉल्यूशन के शेड्स थे ना वो डिफरेंट डिफरेंट थे। तो क्या था वो, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। देखो जो ग्रुप 1 था ना उसमें आई थिंक कॉपर सल्फेट डलवाया था उन्होंने, मुझे याद नहीं है। हम कॉपर सल्फेट की जगह आप ऐसा करो शुगर मान लो, ठीक है। अगर आप ग्रुप ए का देखोगे तो उसने 1 चम्मच यानी कि एक जो स्पून है ना उसने शुगर की डाली थी, जबकि ग्रुप बी में पानी के अंदर 2 स्पून जो है ना शुगर की ऐड करी थी। आप इसको इस तरीके से समझ लो। अब आप खुद देखो बेटा, अगर आप पानी के अंदर 1 स्पून आप शुगर के डालोगे और दूसरे वाले केस में 2 स्पून डालोगे तो कलर जो होगा बेटा उसमें डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है। जितना ज्यादा आप उसके अंदर चीनी डालते जाओगे उतना ज्यादा उस जो पानी का जो सॉल्यूशन है बेटा उसका कलर चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हमको यही बोल रहे हैं कि अगर आप एक्टिविटी 2.2 को ऑब्जर्व करोगे बेटा तो वहां पे ग्रुप ए में उसने 1 चम्मच डाली थी और ग्रुप बी में उसने 2 चम्मच डाली थी, जिसकी वजह से जो शेड है ना बेटा उसके डिफरेंट आ गए। अब आगे क्या बोल रहे हैं, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be vary। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों का प्रोपोर्शनेट है बेटा वो यहाँ पे वेरी हो सकता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शनेट है यानी कि जो कितना कितना परसेंट वो रहेगा, कितना कितना रेशियो से रहेगा, वो चेंज हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। यानी कि किसी के अंदर पानी में 1 चम्मच चीनी भी हो सकती है, किसी पानी में 2 चम्मच चीनी भी हो सकती है। तो उससे होगा क्या, उससे उसका जो शेड्स हैं जो सॉल्यूशन है उसमें वेरिएशन आ जाएगा, वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो कितना सोल्यूट प्रेजेंट एक सॉल्यूशन में होगा उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझना। देखो एक सॉल्यूशन में बेटा, एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा उसके बेसिस पे वो सॉल्यूशन 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है।
एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। क्या मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखते हैं। देखो पहले मैं अपने वर्ड्स में बताता हूं। देखो डाइल्यूट वो वाला होता है बेटा जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, यानी कि लेसर होती है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो एक गिलास पानी में आपने एक चम्मच चीनी डाल दी तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब चलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पे। कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्यूट जो होता है वो ऑलमोस्ट सॉल्वेंट के बराबर होता है, मतलब बराबर उतना तो नहीं कहोगे बट हाँ उससे कम ही कहोगे, उसके बराबर तो उतना नहीं होता, बट आप ये कह लो कि डाइल्यूट वाले से सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा होता है, डाइल्यूट वाले से सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको उसमें वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट उसके अंदर ज्यादा डल गया, जिसकी वजह से वहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी डाइल्यूट के कंपैरेटिवली। ठीक है, और सैचुरेटेड वो होता है बेटा जिसके अंदर सॉल्यूट जो है ना अब इनडिसॉल्व हो जाता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि डिसॉल्व नहीं हो सकता, डिसॉल्व उसमें नहीं हो सकता, यानी कि जो सॉल्यूट है अब वो और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि आपने पानी के अंदर इतनी ज्यादा चीनी डाल दी है कि वो चीनी अब और ज्यादा घुल नहीं सकती, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तीन सॉल्यूशन हमारे पास यहां पे आ रहे हैं, वो तीनों सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं बेटा सॉल्यूट के ऊपर। वो तीनों सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे? एक होगा डाइल्यूट, एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड, एक होगा सैचुरेटेड। डाइल्यूट के अंदर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, जो कि पानी में इजीली घुल जाती है, और स्टिल पानी की क्वांटिटी उसमें ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, जिसे वो पानी में घुल तो जाती है लेकिन पानी की क्वांटिटी उसमें कम कर देती है वो, क्योंकि वो उसमें घुल गई है। और सैचुरेटेड वाला वो होता है बेटा, वो कंडीशन होती है जिसमें सॉल्यूट जो है इतना ज्यादा हो जाता है बेटा कि वो पानी में अब घुल ही नहीं रहा। जैसे कि आपने पानी के अंदर चीनी इतनी ज्यादा डाल दी है कि अब वो चीनी घुलने का नाम ही नहीं ले रही, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। यहां बोल रहे हैं बेटा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। तो यहां पे जो डाइल्यूट और आपके पास जो कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा, ये आपकी कंपैरेटिव टर्म्स है, यानी कि आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। कैसे कह रहे हैं? इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर्ड टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। तो अगर हम पीछे जो एक्टिविटी 2.2 है बेटा, उसमें जो ग्रुप ए और ग्रुप बी था, अगर हम उसमें बात करें बेटा, तो जो ग्रुप ए है उसका जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है। कैसे डाइल्यूट है? ध्यान से देखो बेटा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। जो ग्रुप ए था उसके पास पानी के अंदर उसने क्या मिलाया? लेट्स से मैं शुगर मान के चल लेता हूं कि उसने पानी में शुगर मिलाया, और कितनी चम्मच मिलाई बेटा शुगर की? 1 चम्मच मिलाई। जबकि जो ग्रुप बी था बेटा, उसने क्या करा था? पानी के अंदर शुगर की 2 स्पून ऐड करी थी, 2 चम्मच उसने जो है शुगर को ऐड करा था। तो अगर आप कंपेयर करो दोनों को, तो मैंने आपको क्या समझाया बेटा? सोल्यूट कौन सा होता, सॉरी डाइल्यूट क्या होता है बेटा? डाइल्यूट वो होता है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है बेटा? कम होती है। तो अब आप दोनों में अगर कंपेयर करो तो किसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है? ऑब्वियसली ग्रुप ए के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, क्योंकि उसमें 1 ही चम्मच चीनी मिलाई जा रही है, जबकि ग्रुप बी के अंदर ज्यादा मिलाई जा रही है। तो डाइल्यूट कौन सा हुआ बेटा? डाइल्यूट हुआ आपका ग्रुप ए का, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब यहां पे आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, इसको रीड करते हैं। कह रहे टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। आपको 2 सेपरेट बीकर लेने बेटा, और दोनों में आपको 50 ml ऑफ वाटर जो है ना डाल देना है। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग। अब आपको क्या करना है बेटा? एक बीकर में आपको पानी के अंदर बेटा क्या कर देना है? सॉल्ट ऐड कर देना है, और एक बीकर के अंदर आपको पानी के अंदर या तो शुगर ले लेना है या तो फिर आपको बेरियम क्लोराइड ले लेना है। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, और आप उसको लगातार स्टीयरिंग करते रहोगे, यानी कि हिलाते रहोगे चम्मच वगैरह एक इससे। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेंपरेचर बाय अबाउट 5 डिग्री। अब आपको क्या करना है? इसमें सॉल्ट आपको डालते रहना है और चम्मच से हिलाते रहना है, और ताकि वो घुलते रहे जल्दी से जल्दी। ऐसी शुगर भी आपको डालती रहनी है बेटा इसके पानी के अंदर, और आपको चम्मच से हिलाते रहना है ताकि वो उसके अंदर घुलता जाए। लेकिन जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो आप क्या करो? इसको थोड़ा सा और हीट दे दो। देखो क्या होता है, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, और जब आप उसको हीट दोगे ना तो वो फिर से घुलने लग जाएगा, मतलब और दोबारा से घुलना स्टार्ट कर देगा। फिर कह रहा है आप उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड करते रहो।
अब क्या बोल रहा है आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछना चाह रहा है मुझसे। कह रहा है इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। कह रहे कि यहां पे जो अमाउंट जो सॉल्ट पिघला है या जो डिसॉल्व हुआ है और जो शुगर डिसॉल्व हुआ है, क्या वो सेम अमाउंट डिसॉल्व हुआ है? ऐसा देखो जरूरी नहीं है, सेम अमाउंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। कह रहे एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या बोलना चाह रहा है इससे? इससे ये बोलना चाह रहा है कि मान लो अगर आपने इसमें पानी डाला, पानी के साथ आप इसमें सॉल्ट डालते हो और वो सॉल्ट इसमें घुल रहा है, आप उसमें सॉल्ट डाले जा रहे हो और सॉल्ट घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। फिर एक टाइम के बाद वो घुलना बंद हो गया, आपने इसको हीट देना चालू कर दिया, आपने इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया और आपने इसको गर्म करना चालू कर दिया ताकि ये और डिसॉल्व होना लग जाए। फिर जब आपने इसको टेम्परेचर बढ़ाया तो ये तब भी डिसॉल्व होता जा रहा है, सॉल्ट इसमें घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि अब ये घुलना बंद हो गया, आपने टेम्परेचर बढ़ा लिया, फिर भी ये अब और डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूं। तो तीन सॉल्यूशन हो गए मेरे पास, एक हो गया डाइल्यूट, एक हो गया कॉन्सेंट्रेटेड और एक हो गया सैचुरेटेड। तो देखो डाइल्यूट वाला वो है बेटा जो जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, यानी कि वो इतनी कम होती है कि वो आसानी से पानी में घुल जाएगी। फिर होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड की भी जो है पानी में घुल जाता है बट उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी डाइल्यूट के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा जिसके अंदर अगर आप उसको डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, सॉल्यूट को डालते जाओ सॉल्वेंट के अंदर, और एक टाइम ऐसे आ जाए कि वो और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा, और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो उसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीनों कैटेगरी आपको सॉल्यूशन की याद रख लेनी है। क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और कह रहे हैं कि जो अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अगेन जो अमाउंट बेटा सोल्यूट का प्रेजेंट है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। आगे क्या बोल रहे हैं? If the amount of solute contained in a solution is lesser than the saturation level, it is called an unsaturated solution. और अगर वो कह रहे हैं कि सोल्यूट का अमाउंट उतना नहीं है कि वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाए, यानी कि इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो अब और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, अभी उस लेवल पे वो नहीं पहुंचा, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि डाइल्यूट जो है और कॉन्सेंट्रेटेड जो है ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं कि यहां पे जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व होना रुक जाए, तो इसलिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहलाते हैं। तो अब यहां पे देखो हमारे पास क्या चार्ट क्या बन रहा है, अगर हम चार्ट के हिसाब से समझे तो देखो सॉल्यूशन जो है हमारे पास यहां पे तीन कैटेगरी में है। एक है हमारे पास डाइल्यूट, एक है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड, और एक है बेटा हमारे पास यहां पे सैचुरेटेड, जिसमें जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड है इसको हम अनसैचुरेटेड भी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास यहां पे सॉल्यूशन की कैटेगरीज निकल रही है। डाइल्यूट जो है इसमें सॉल्वेंट इतना कम होगा कि वो आसानी से पानी में घुल जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड भी पानी के अंदर घुल जाएगा बट इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी डाइल्यूट के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। और सैचुरेटेड की बात करें तो यहां पे तो सॉल्यूट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये पानी में घुलेगा ही नहीं। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहे बेटा व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट डाउन। कह रहे क्या होगा कि अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हो एक सर्टेन टेम्परेचर पे और उसको ठंडा कर देते हो, ठंडा करते हो धीरे धीरे करके, we can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility at same temperature. So यहां पे कह रहे कि इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है जो ऊपर एक्टिविटी हमने पढ़ी है, तो उसमें क्या ऊपर जो एक्टिविटी पढ़ी है उसका क्या इन्फर हो रहा है बेटा, क्या सॉल्यूशन निकल रहा है। तो उसमें ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं बेटा उनकी गिवन इन अ गिवन सॉल्युबिलिटी हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, मतलब कि हर एक सॉल्वेंट की जो चीजों को डिसॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है सेम टेम्परेचर पे। यानी कि अगर आप पानी के अंदर शुगर को मिलाते हो तो वो अलग क्वांटिटी में उसको वो करेगा, डिसॉल्व करेगा। अगर आप जूस के अंदर शुगर मिलाते हो तो वो अलग करेगा। ठंडे पानी के अंदर अगर आप मिलाते हो, यानी कि अगर आप एक
कोल्ड वाटर के अंदर चीजों को डिसॉल्व करते हो तो वो अलग तरीके से डिसॉल्व करेगा, अगर आप गर्म पानी के अंदर मिलाते हो तो वो अच्छे से, मतलब वो अलग तरीके से डिसॉल्व करेगा। ये आपको यहां पे कंक्लूड करना चाह रहे हैं, यानी कि अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से यहां पे जो है जो सब्सटेंस है या जो सॉल्यूशन है वो डिसॉल्व होता है। जैसे कि आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे आपके घर में बेटा अगर लेमनेड बनता है, अगर नींबू पानी बनता है, तो हमेशा जो मम्मा होती है ना वो क्या करती है, पहले जब शुगर को पानी में डिसॉल्व करती है तो जो वो पानी लेती है ना वो नॉर्मल वाटर होता है। नॉर्मल वाटर का मतलब है कि सादा पानी होता है, ठंडा पानी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सादे पानी में शुगर ज्यादा जल्दी से घुल जाती है, जबकि ठंडे पानी के अंदर अगर आप चीनी को डालोगे ना तो वो ज्यादा टाइम लेगी। तो ये चीज आपको समझाना चाह रहा है बेटा कि अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग अमाउंट में जो है चीजें डिसॉल्व होती है, अलग अलग तरीके से चीजें डिसॉल्व होती है। आगे क्या बोल रहा है बेटा, देयर आर सॉरी ऊपर देखते हैं, sorry, the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution। अब क्या बोल रहा है बेटा, यहां पे concentration of solution का मीनिंग बता रहा है बेटा। concentration of solution का मतलब क्या होता है? concentration of solution का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितना अमाउंट प्रेजेंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या मतलब है यहां पे, क्योंकि टॉपिक तो हमारा यही था ना मेन कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या मतलब है यहां पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसको निकालने के हमारे पास बेटा अलग अलग मेथड है। इसको निकालने के 3 मेथड हमें यहां पे बता रहे हैं कि कैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एक गिवन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, इसका कैसे हम पता लगा सकते हैं। इसको निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बेटा मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि आपको क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन दे देगा, मास ऑफ सॉल्वेंट दे देगा, सॉरी सॉल्यूट दे देगा, और इनटू में 100 कर दो तो उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है। यानी कि ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन से और इनटू 100 कर देना है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकल जाएगा। यानी कि इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि एक सॉल्यूशन में, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। देन कह रहे हैं बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब है बेटा यहां पे कि आपको सॉल्यूट का मास दे रखा होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा होगा, और इनटू में 100 कर दो तो उससे भी आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। और इसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यानी कि आपको यहां पे सॉल्यूट की भी वॉल्यूम दे रखी होगी और सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम दे रखी होगी, और इनटू 100 करोगे और आपका यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब एक चीज जो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, जो आपको यहां पे समझनी है वो ये है कि यहां पे मुझे 2 चीजें चाहिए, एक मुझे सॉल्यूट चाहिए और एक मुझे सॉल्यूशन चाहिए। यहां मुझे सॉल्वेंट नहीं चाहिए। अगर आपको यहां पे सॉल्वेंट दे रखा होगा तो आप फिर कैसे अलग चीज निकाल सकते हो? तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन ना देके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे देता है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस कर दो और आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूले को बेटा जजमेंट करोगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि तीनों के तीनों फॉर्मूले में मुझे 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए मुझे सॉल्यूट और एक मुझे चाहिए सॉल्यूशन। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चीज स्किप कर देता है और उसके बदले आपको सॉल्वेंट दे देता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से वो मिसिंग फिगर को निकाल सकते हो। तो देखो यहां पे रीड करते हैं बेटा 2.1 एग्जांपल को और इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, मैं साइड में यहां पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको व्हाइट स्पेस पे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। देखो क्या लिखे हैं, कह रहे हैं अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहे हैं एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर कितना ग्राम कॉमन सॉल्ट है, 40 ग्राम, और कितने पानी के अंदर कंटेनर और कितने पानी के अंदर है वो 320 ग्राम। अब आप यहीं से आइडिया लगा लो किसकी क्वांटिटी कम है, सॉल्ट की क्वांटिटी कम है, तो ऑब्वियसली सॉल्ट यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट, सॉल्ट क्या हो जाएगा यहां पे, सॉल्यूट। तो आप यहां पे लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 40 ग्राम। ये कितने पानी के अंदर है बेटा, 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर है। अब वाटर यहां पे सॉल्वेंट होता है, वाटर यहां पे क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ये जो वाटर है ना 320 ग्राम, ये आपका सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा ये आपका 320 ग्राम हो गया। अब अगर आप देखोगे तो आपसे मांग रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालो ऑफ सॉल्यूशन का बाय मास ऑफ मास बाय मास परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, यहां पे आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, सॉल्यूशन का तो दे ही नहीं रखा।
तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा अभी, अगर आपको सॉल्यूशन का निकालना है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 40 और 320 को प्लस कर दो, तो प्लस करके कितना आएगा बेटा 360 ग्राम, यानी कि सॉल्यूशन का कितना आ गया बेटा, यस बेटा सॉल्यूशन कितना आ गया 360 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मास बाय मास फॉर्मूला से। फॉर्मूला आप ऊपर से देख लोगे बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 360 ग्राम और इनटू में 100। अब आप इसको कैंसिल कर दो बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 36 कटेगा 9 पे, तो आपके पास आ जाएगा 100/9। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा 1.1 मतलब 1.11%, कुछ इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा।